हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 फरवरी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीडीपी का पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, विकास की किस अवस्था के रूप में इसको जाना जाता है, यहाँ पर दिया रखा है सेंसिटिव स्टेज, फिर जोनल, या फिर एटिपिकल, विशिष्ट असामान्य, या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। मीन्स यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर संवेदनशील अवधि हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत है। देखिए, सीखने में भिन्नता हो रही है तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा। पहला कह रहा, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की ओर होता है। हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। या फिर डी ऑप्शन कह रहा है, देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हर किसी में विकास असामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया रखा है, एक माँ ने देखा कि एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलने में अधिक तेज़ी से सीख रहा है, प्रगति कर रहा है। तो ये सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। मीन्स हर किसी में विकास अलग अलग होता है, ये वैयक्तिक विभेद के कारण होगा। मीन्स इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हर व्यक्ति में विकास जो होता है वो कैसे होता है, अलग अलग होता है। व्यक्तियों में विकास जो होता है अलग अलग गति से होता है। सी इज राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सेकंड ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, या फिर भौतिक वातावरण। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों पर विकास निर्भर करता है। मीन्स 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहला कह रहा है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए, इसका पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए जीन पियाजे के बारे में। इसमें कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मीन्स ये कब होना चाहिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। कौन कौन से, विचारों में विलोमीयता और संरक्षण क्रमबद्धता। ठीक। अब पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, पहली जो संवेदीगामक अवस्था है उसकी एज कितनी है, 0 से 2 वर्ष। दूसरी में पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। ये अच्छे से खूब पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी आपने देखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, संतुलन, असंतुलन, अवबोधन, या फिर भ्रम। तो कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों से अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। ऐसा किस वजह से होता है। तो देखिए, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है, या आत्मकेंद्रितता यानी खुद में खोया रहता है, इगोसेंट्रिज्म है उसके अंदर, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। मीन्स राइट ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है,
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास को कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कानूनों और नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करना। बी कह रहा है यहाँ पर देखिए कानून और अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना। और सी ऑप्शन कह रहा है कानून और नियमों का पालन करने से बचना, या फिर कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम अच्छे से जिससे समझ में आ जाए आपको। कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है उसका मत होगा कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक, आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग के पियाजे के अनुसार प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके 3 स्तरों में प्रस्तुत किया है। जो यहाँ पे 3 स्तर दिए गए हैं, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो याद करने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए, उसे अकेले संघर्ष कर दे रहे हैं, बिल्कुल गलत बात, अनदेखा तो नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। या फिर सी कह रहा है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए, ये भी गलत होता है, उसके माइंड पर थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए तभी तो वो सीखेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित, ये भी बिल्कुल गलत। विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से दंडित नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आंसर भी नहीं बता देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आप फैसिलिटेटर के रूप में उसको सुविधा प्रदाता के रूप में रहिए और उसको जहाँ पर दिक्कत हो रही वहाँ पर उसकी हेल्प कीजिए, बाकी उसको करने दीजिए। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। बी कह रहा है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हो। सी कह रहा है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। डी कह रहा है सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी जहाँ पे बात हो रही है वही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। भाषाई बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि। तो देखिए इन्होंने भावात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया है, इनकी जो बुद्धि इन्होंने जो बताई हैं वो देख लीजिए ज़रा। इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि बताई, भाषाई बुद्धि, देशीय, स्थानिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक, शारीरिक और प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, ये सभी बताई हैं, बट इन्होंने भावनात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका रीज़न क्या कह रहा है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं और अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते व समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका रीज़न भी सही है और एजर्शन रीज़न दोनों सही हैं, यानी यहाँ पर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। दोनों सही हो जाएंगे। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह शिक्षा नीति इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता की वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 तथा वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद होना चाहिए आपको। ये याद होना चाहिए किसकी अध्यक्षता में बनी है, के कस्तूरी रंगन है, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादियों को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो नहीं, गलत बात है। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादियों को चुनौती दे। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल वर्ड आ गया। केवल वर्ड अक्सर करके निगेटिव होता है, यानी ये तो ऑप्शन इसका होगा नहीं। अब देख लेते हैं बी, केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, भी गलत है। प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं के नकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसको एक बार, ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको जरूर पढ़ा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दौरान जब करा जाएगा तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ठीक है। मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो भी आकलन किया जाता है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। ये सबसे बढ़िया होता है, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका भी एक बार आप पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। देखिए हिंदी में अधिगम के लिए आकलन कहा जाएगा। अधिगम के लिए आकलन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? जब कोई शिक्षण कोई प्रकरण पढ़ा रहे होते हैं तो प्रकरण के बीचों बीच में बच्चों का प्रश्नों के माध्यम से आकलन करते हैं, जिससे बच्चे के समझने एवं कठिनाई एवं स्तर एवं कठिनाई का पता चलता है। इसे ही रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है, ठीक। ये भी आप समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के हेतु अवसर प्रदान करना चाहिए। किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है ऐसा? तो देखिए जब भी सभी बच्चों को एक साथ में लेके करा जाएगा तो वहाँ पर समावेशी शिक्षा होती है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, बुद्धि, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें ढेर सारा लिखित काम दें? नहीं, बिल्कुल गलत है। उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उनसे कक्षा में चर्चा में शामिल करें, ये बात सही है। अगर आप बच्चों से कुछ भी चर्चा करेंगे तो उनसे आप उनके बारे में जान पाएंगे और आपको पता चलेगा कि कहाँ पर उनको प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप सही कर पाएंगे, उस चीज़ का आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो देखिए पठन वैकल्य मीन्स डिसलेक्सिया, या फिर गुणज वैकल्य डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर देखिए गति समन्वय वैकल्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए कब क्या होता है। देखिए डिसलेक्सिया अगर है तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी क्षमता होती है। डिसकैल्कुलिया, देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलस टाइप का वर्ड आ गया, तो मैथमेटिक्स से कैलकुलेट हम किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में करते हैं, यानी गणित संबंधी अक्षमता हो जाएगी। डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ अब बनाते हैं तो लिख के बनाते हैं ना, थोड़ा ट्रिक से याद कीजिए, तो लेखन संबंधी अक्षमता हो जाएगी। डिसअफेजिया क्या हो जाएगी? भाषा संबंधी। अब देखिए नोट क्या दे रखा, अक्षमता, विकलांगता, पर्याप्त शक्ति क्षमता और शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी है, विशेष रूप से वह जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में या घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने और सामाजिक गतिविधियों को संलग्न करने से रोकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा स्वलीनता यानी ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों की पहचान है तो किस विशिष्ट गुणों की संभावना रहती है? देखिए संप्रेषण में कठिनाई, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा, वृद्धि उपलब्धि का बहुत कम स्तर या फिर उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। देखिए यहाँ पे संप्रेषण में कठिनाई, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं जो बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा होता है, यानी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑटिज्म देखिए स्वलीनता जो होती है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण संबंधित
कठिनाई की संभावना रहती है। स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में आत्म विमोह या स्वपरायणता यानी खुद में ही खोया रहना, खुद में ही खोया रहने वाला व्यक्ति इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने की विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, अभिसारी सोच, उच्च स्तरीय क्षमता कौशल, समस्या समाधान कौशल या फिर नवाचारी अनूठे विचार। यहाँ पे देखिए अभिसारी सोच जो है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभिसारी सोच जो होती है सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, जबकि जिज्ञासा की प्रबल संभावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार आदि सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? आलोचनात्मक चिंतन और सृजन में विश्वास, अनुसंधान की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रामाणिक तथ्यों का आकलन। ठीक इस तरीके से दिया गया। अब देखिए एक कथन भी दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सुझाती है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, गलत बात। तथ्यों के कंठस्थीकरण रटने वाला रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, या फिर डी कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, या फिर संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, या फिर उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतें पूरी हो सकें। यहाँ पर देखिए उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश तथा शिक्षार्थियों को डैश के रूप में अपेक्षित करती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रगतिशील कक्षा की बात करी जा रही है, तो ज्ञान प्रदाता, जो अध्यापक को ज्ञान प्रदाता और विद्यार्थी को ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, विद्यार्थी निष्क्रिय ग्रहण करता नहीं होता है, या फिर विद्यार्थी अधीनस्थ प्रतिभागी भी नहीं होता है। टीचर फैसिलिटेटर और जो स्टूडेंट है वो ज्ञान के सक्रिय प्रतिभागी, ये सही हो जाएगा। यानी टीचर आप हमेशा से समझ लीजिए, टीचर जो होता है एक सुविधा प्रदाता होता है, सुसाधक होता है, और विद्यार्थी जो होता है सृजन में सक्रिय भागीदारी होती है उसकी, यानी एक्टिव लर्नर होता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल के रूप में दर्शाने का तरीका अपना रहा। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान अपनी सोच को क्या कर रहा है? देखिए अति नियमित कर रहा है या ओवर रेगुलाइज कर रहा है, इस तरीके की इसकी सोच हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25 में कह रहा ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अभिसारी सोच या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता या फिर अपसारी सोच। तो यहाँ पे देखिए अपसारी सोच हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक को के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कह रही सभी बच्चों को मानक निर्देश देना नहीं, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट कर सके। देखिए आपने पढ़ा होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी हर एक बच्चा जो है अपने को सर्वोत्तम क्षमता के रूप में प्रकट कर पाए, यानी 20 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या को परिभाषित करना या फिर कह रहा है समस्या की पहचान, समस्या प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना। तो देखिए सबसे पहली बात होती है समस्या की पहचान करना। ये चरण आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए समस्या समाधान के चरण दिए गए। सबसे पहले होता है समस्या की पहचान करना, फिर होता है समस्या का विश्लेषण करना, फिर मूल कारणों की तलाश, फिर समाधान हेतु लागू करना, या फिर लास्ट होता है परिणामों का आकलन करना। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। कह रहा है प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए
शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करें। या फिर सी कह रहा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। डी ऑप्शन कह रहा है देखिए बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें, उनकी उसी दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन करें। यानी राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। रीज़न क्या कह रहा है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों या मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कथन बी सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। यहाँ पे कह रहा है कुपोषण या फिर समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन या फिर चर्चाएं। तो यहाँ पर देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए पहले आप। कह रहा है कुपोषण एक स्वास्थ्य स्थिति है जो पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कुपोषण जो होता है यही सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा और सभी कुछ देंगे। ठीक, तो आप एक्सप्लेनेशन जरूर सबका पढ़िएगा, जिससे आपको फ़ायदा रहेगा। क्वेश्चन एक एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उससे रिलेटेड। तो आप पढ़ते रहिएगा, और हमारी वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।